लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक केस लो किया था। याद है कौन सा केस लो था? नाम याद है? सैलमन वर्सेस सैलमन। सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है ये। अगर पूरा सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड याद ना रहे तो भी सैलमन वर्सेस सैलमन, ठीक है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया गया था। और ये सबसे बड़ा केस लो था, सबसे पहला सबसे बड़ा केस लो, तो इसको हम लैंडमार्क केस लो कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात आती है, चाहे वो सीएसईटी लेवल पर चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर, इस केस लो को जरूर रेफर किया जाता है। ठीक है जी। फिर जी एक और केस लो दे रखा है, ध्यान से देखिए, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। सर क्या हमें केस लो के नाम याद रखने हैं? डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे। आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो वहां पर आपसे केस लो के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये चीज किस केस लो में किस कोर्ट ने कही थी, ये रूलिंग किस केस लो के अंदर किस कोर्ट ने दी थी। ठीक है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इस केस लो को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ली ने एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, ली ने जो कि खुद एक क्वालिफाइड पायलट था, एक कंपनी एस्टेब्लिश करी। किस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश करी? कहता है जी एरियल टॉप ड्रेसिंग के लिए। मतलब जो आपने देखा होगा ना, खेतों में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं बाय एरोप्लेन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी एस्टेब्लिश करी वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जी एरियल टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। अब ली खुद पायलट था, ली ने ही कंपनी बनाई थी, तो ज्यादातर सारे शेयर्स ली के पास ही थे कंपनी के। और क्योंकि उसी के पास थे ज्यादातर सारे शेयर्स, तो उसने अपने आप को वोट किया, अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, अपने आप को कंपनी का चीफ पायलट भी अपॉइंट कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, मान के चलते हैं ली ने एक कंपनी बनाई, क्या हो गया, जो कि मेन शेयर होल्डर था। मान के चलिए लेट से 99% शेयर्स ली के पास थे और सिर्फ 1% शेयर अदर शेयर होल्डर्स के पास थे। कितना? 1%। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स तो और भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ली ने अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, उसके अलावा लेट से एक्स को, वाई को, जेड को, इनको भी डायरेक्टर से अपॉइंट किया गया, क्योंकि इनको इस फील्ड की नॉलेज थी। ठीक है, अब जी ली ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, ली ही कंपनी का मेन शेयर होल्डर था, ली ने ही कंपनी में अपने आप को चीफ पायलट भी दिखा दिया, अपॉइंट कर लिया। तो अब ध्यान से देखिए, ली कंपनी का प्रमोटर भी है, जिसने कंपनी प्रमोट की है, ली कंपनी का मेन शेयर होल्डर भी है, मतलब मेंबर भी है, ली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और ली ही कंपनी का एम्प्लॉय भी है। तो क्या एक ही पर्सन अलग अलग रोल प्ले कर सकता है कंपनी के अंदर? डेफिनेटली कर सकता है। आप देख लीजिए, ली ने कंपनी एस्टेब्लिश करी, कंपनी प्रमोट करी, तो इसका मतलब वो कंपनी का प्रमोटर। जब कंपनी बन गई तो ली ने ही उसके मेजर शेयर्स लिए, तो वो कंपनी का मेंबर। फिर जी क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर था, तो उसके डिसीजन के बेसिस पर ही मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। उसने अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर डेफिनेटली कंपनी के एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है, तो उसने अपने आप को ही कंपनी का एम्प्लॉय भी अपॉइंट कर दिया, तो एज ए चीफ पायलट वो कंपनी का एम्प्लॉय। तो एक ही इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में बहुत सारे रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ली की डेथ हो जाती है,
मान के चलते हैं ली ने कोई प्रोजेक्ट लिया, कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लिया किसी फील्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बाय एरोप्लेन फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए, और जी एरोप्लेन क्रैश हो गया। एरोप्लेन कौन चला रहा था? ली चला रहा था। तो जी चीफ पायलट एरोप्लेन चला रहा था, एरोप्लेन क्रैश हो गया, ली की डेथ हो गई। सिंपल लाइन में, ली डाइड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। अब जी कंपनी की पॉलिसी थी कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो कंपनी उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगी। अब ली क्या है? कंपनी का एम्प्लॉय है ना। अब जी ली कंपनी का एम्प्लॉय है तो ली की वाइफ विडो, इसने कंपनी से कहा कंपनसेशन दो। कि भैया मेरे हस्बैंड की ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट डेथ हुई है, तो जैसे और एम्प्लॉइज के लिए कंपनी की कंपनसेशन पॉलिसी थी वैसे ही मेरे ही हस्बैंड को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब जी जो बचे हुए डायरेक्टर्स थे ये लोग XYZ, इन्होंने मना कर दिया। इन लोगों ने मना कर दिया कि भैया ली को किस नाम का कंपनसेशन दिया जाए। ली कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना था, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं था। इन्होंने कहा ली ही तो कंपनी है, ली ही तो कंपनी था, ली ने ही कंपनी बनाई थी, ली ही कंपनी का मेजर शेयर होल्डर था, ली ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, ली ही कंपनी का एम्प्लॉय था। अरे ये कंपनी तो वन मैन आर्मी थी, बाकी सब तो एक्स्ट्रास थे। तो ली कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना है जिसे कंपनसेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा ली ही कंपनी है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कंपनी का प्रमोटर है, तो उसको एम्प्लॉय की कैटेगरी में कंसीडर करके उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब डायरेक्टर्स ने कहा कि ली की विडो को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब जी ये मेम साहब पहुंच गई कोर्ट, और कोर्ट ने वही रूलिंग दी जो सलमान वर्सेस सलमान के केस में दी थी कि भैया चाहे ली ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जैसे सलमान ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, चाहे ली ही मेजर शेयर होल्डर है, ली या ली के फैमिली मेंबर्स जैसे सलमान और सलमान के फैमिली मेंबर्स ही मेजर शेयर होल्डर्स थे, चाहे ली ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे ली ही कंपनी का एम्प्लॉय है, स्टिल कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ली। तभी तो कह रहे हैं कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, स्टिल कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ली। तो वही सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कि भैया कंपनी अलग है और बाकी सब अलग है। तो ली को और कंपनी को अलग अलग कंसीडर किया जाए, और जैसे बाकी एम्प्लॉइज है कंपनी के वैसे ही ली को भी कंपनी का एक एम्प्लॉय कंसीडर किया जाए, चाहे ली कंपनी में एम्प्लॉय के अलावा और भी रोल प्ले कर रहा है, स्टिल कंपनी का एम्प्लॉय भी है, और जो बेनिफिट्स एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है वही बेनिफिट्स ली के लिए भी अवेलेबल है। तो डायरेक्टर्स का ये क्लेम डिनाई करना कोर्ट ने कहा गलत है। क्या ये केस लो क्लियर है? कहते हैं कंपनी अपोज द क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ली वाज नॉट अ वर्कर एज द सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उन्होंने कहा ली ही तो कंपनी है, ली एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा, तो ली एम्प्लॉय कैसे हो सकता है? एक ही बंदा एक बारी में एक ही चीज तो होगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। तो जी प्रीवीसी काउंसिल ने क्या कहा? प्रीवीसी काउंसिल ने कहा नहीं भैया देखिए ली अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी की अपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी है, और चाहे ली ही मेजर पर्सन है कंपनी के अंदर, वन मैन आर्मी है, स्टिल कहता है एज कंपनी कंपनी अलग है और ली अलग है। क्लियर है जी केस लो?
कोई डाउट है तो पूछिए। बाबू देखिए, पहले के टाइम में ना प्रमोटर टर्म वेल डिफाइंड नहीं थी। प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करूं तो करंट कंपनी लॉ के अंदर प्रमोटर की टर्म वेल डिफाइंड है, और प्रमोटर उसे कहा जाएगा जो करंटली कंपनी को प्रमोट कर रहा है। जिस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस वक्त कंपनी को प्रमोट ली ने किया। आज की डेट में कंपनी चल रही है तो जो भी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, लॉ ने एक सिंपल सा कंसेप्ट रिकॉग्नाइज किया कि भैया प्रमोशन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ठीक है, जिसका नाम अभी मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना चाह रहा, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो करंटली कंपनी को प्रमोट कर रहा है और ऑन पेपर्स जिसका नाम एज ए प्रमोटर कंपनी शो कर रही है, उसे प्रमोटर कंसीडर किया जाएगा। तो ली की डेथ के बाद जो भी कंपनी को टेक ओवर करेगा, जो भी कंपनी को मैनेज करेगा, उसको कंपनी का प्रमोटर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? हम्म, ठीक है जी। अब एक और केस लो हमारे पास, इस केस लो का नाम भी याद रखिएगा, कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। ये लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे। मान के चलते हैं ये लोग ए बी सी डी 4 लोग थे ये, और इनके पास टी ग्राउंड्स थे। चाय के ग्राउंड्स। इन्होंने सोचा यार अकेले अकेले काम करते हैं, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्यों ना मिलजुल कर काम करें। सारे अपने अपने ग्राउंड्स, क्यों ना मिलजुल कर काम करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और जो ये ग्राउंड्स थे ना इनके पास, इन्होंने ये कंपनी को दे दिए, कंपनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। अब जी जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना ये, आपने सुना होगा जब भी कोई घर खरीदता है, घर बेचता है, किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है, तो उसे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है ना रजिस्टर करवाने अपने नाम पे, और स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ट्रांसफर के ऊपर स्टैंप ड्यूटी इज पेएबल। क्या चीज क्लियर है? अब जी जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर करी, पहले इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, फिर कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, जैसे सलमान ने अपनी फैक्ट्री कंपनी को ट्रांसफर की थी, तो इनको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी। अब जी इन्होंने कहा कि भाई हम तो स्टैंप ड्यूटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? इन्होंने कहा कि भैया हम कोई अलग थोड़ी ना है, हम मिलकर ही तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी कुछ अलग थोड़ी ना है, हम ही तो कंपनी है। और कोई अपने आप को चीज कैसे ट्रांसफर कर सकता है? कहता है जी हम किस नाम की ड्यूटी पे करें, हम तो अपने आप को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई अपने आप को थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकता है। मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफर करूंगा तो स्टैंप ड्यूटी पेबल थोड़ी ना है। कहता है हम सब मिलकर ही तो कंपनी है, और हम अपनी ही तो प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अपनी ही तो एसोसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेंगे। अगेन बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा कि भैया चाहे आप लोगों ने ही कंपनी बनाई है, लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। आपने कंपनी बनाई, वेल एंड गुड, आप कंपनी के मेंबर हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप अपनी एसेट कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप अपने आप में ये शो कर रहे हैं कि आप अलग है, कंपनी अलग है। अगर आप दोनों अलग नहीं होते तो आपको ये ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट ने सिंपल सी बात कही, अगर आप दोनों अलग नहीं होते तो आपको ये ट्रांसफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आप अलग हो, कंपनी अलग है, और आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो दूसरा पर्सन आपसे ही मिलकर बना है, लेकिन उसे लॉ की नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाता है, तो स्टैंप ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अगेन
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इस केस लॉ के अंदर भी एस्टेब्लिश की गई। तो जी कितने केस लॉज पढ़े हम लोगों ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के या सेपरेट लीगल एंटिटी के? क्या तीनों केस लॉज के नाम याद रहेंगे? एक कौन सा है हमारा? सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड। दूसरा कौन सा है हमारा? ली एंड लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। और तीसरा कौन सा है हमारा? कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। क्या याद रहेंगे तीनों केस लॉज के नाम? ठीक है जी। अब जी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिमिटेड लायबिलिटी? कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इस कैरेक्टरिस्टिक को बड़े ध्यान से समझिए। जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, हमने कहा जी यहाँ पर ना डीम्यूचुअलाइजेशन है। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है? हमने कहा जी यहाँ पर देखिए डायरेक्टर्स कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेंगे। शेल मैनेज, मैनेज का मतलब डायरेक्ट, और मैनेज का मतलब क्या है? डायरेक्ट करना। इसीलिए वर्ड क्या नाम क्या दिया गया इन्हें? डायरेक्टर। लेकिन पैसे किसके हैं? मेंबर्स के। मेंबर्स शेल गिव फंड्स। इसका मतलब पैसे कोई और लगाएगा, उन पैसों को यूज कोई और करेगा इन द नेम ऑफ द बिजनेस कंपनी, फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट? पैसे कोई और लगाएगा। अब जी पैसे लगाने वाले कहता है जी हो सकता है कुछ लोग हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकता है पब्लिक हो। जैसे रिलायंस है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके अंदर कोई 2 4 5 10 शेयर होल्डर थोड़ी ना है। इनके अंदर तो लाखों में शेयर होल्डर्स है, तो हो सकता है पब्लिक हो। जबकि डायरेक्टर्स कितने हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में? मुट्ठी भर, 15 20 5 7 10, राइट? डायरेक्टर्स कितने हैं? कहता है जी 10 से लेके 20 तक, 20 के बीच में मैक्सिमम कितने? ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं है। तो लाखों लोगों का पैसा चंद मुट्ठी भर लोग मैनेज करते हैं, और उस पैसे से कंपनी का बिजनेस किया जाता है। ठीक है। अब जी बात इतनी सी उठती है बार बार कि लॉस होगा तो लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? डायरेक्टर्स ने कहा कि भैया वी आर नॉट द ओनर्स, वी आर नॉट द ओनर्स। हमें तो मेंबर्स ने इलेक्ट किया है, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स टू वर्क ऑन देयर बिहाफ, टू डायरेक्ट business of company on behalf of members। तो जी हम कोई ओनर्स थोड़ी ना है। लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी नौकर रिस्पॉन्सिबल होते सुने हैं लॉस के लिए? भैया जब तक आपका बिजनेस चल रहा है हम आपके यहाँ नौकरी करेंगे, अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो हम नौकरी छोड़कर किसी और के यहाँ नौकरी करेंगे। ये थोड़ी ना कि आपको लॉस होगा तो वो लॉस हम अपने घर से लाकर उसकी भरपाई करेंगे। डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं भैया, अगर आप हमारे सर पे लॉस की जिम्मेदारी डालोगे तो फिर कंपनी का डायरेक्टर कोई नहीं बनेगा। अरे भैया डायरेक्टर तो एक इंसान है, एक आम इंसान, वो लाखों करोड़ रुपए की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? लाइबिलिटी कैसे ले सकता है? फिर जी बात आई मेंबर्स पे, तो मेंबर्स बोले कि भैया देखिए ऑल दो, अगर आप कहना चाहे तो आप कह सकते हैं वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ऑल दो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। पर कहना चाहे तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई आ, अगर हम सारे मेंबर्स को कंसीडर करें
तो उनको ओनर्स कहा जा सकता है, इंडिविजुअल मेंबर को तो ओनर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन मेंबर्स ने कहा कि आप हमारी बात समझिए, हम तो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं है। मेंबर्स ने क्या कहा कि भैया वी आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे बिजनेस। अगर हम डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं है तो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द पार्ट ऑफ जनरल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और क्योंकि हमने डिसीजन लिए ही नहीं, बिजनेस डिसीजन हमने लिए ही नहीं, तो भैया लॉस के लिए हम क्यों जिम्मेदार हो। मतलब हम पैसा भी लगाएं, हमें बिजनेस में पार्टिसिपेट भी ना करना दिया जाए, और फिर हमसे ये भी उम्मीद रखे कि भैया अगर लॉस होगा तो आप जिम्मेदारी लो। मेंबर्स ने कहा भैया हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे। मेंबर्स ने कहा अगर देखिए आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे तो फिर हम किसी कंपनी के शेयर्स लेंगे ही नहीं। और अगर पब्लिक किसी कंपनी के शेयर्स ही नहीं लेगी तो फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का फायदा क्या है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का इकलौता फायदा क्या है, जो मेरी नजरों में सबसे बड़ा फायदा है, कोई भी और फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है, एलएलपी है, किसी भी और फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर यू कांट रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर आप अननोन लोगों से, सबसे बड़ी बात देखिए अननोन, मान के चलिए मैं कोई कंपनी एस्टेब्लिश करता हूं, इनकॉर्पोरेट करता हूं, मैं और मेरी फैमिली के 10-12 जने मिलकर पब्लिक कंपनी बनाई, फिर जी पब्लिक इशू लेके आए, लोगों ने उनके शेयर्स परचेज कर लिए। लोग कौन, जानते भी नहीं हमें, अननोन लोग, कोई कन्याकुमारी बैठा है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई जम्मू, उन्हें मतलब ही नहीं हमारे से कि हम कौन है, उसके बावजूद उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। तो जी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो करोड़ों रुपए के, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ना कोई इंडिविजुअल कर सकता, ना कोई पार्टनरशिप कर सकती, इवन गवर्नमेंट भी इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती किसी प्रोजेक्ट में, सिंगल प्रोजेक्ट में। कहता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ही बेस्ट है, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे से बड़ा भंडार बन जाता है, खजाना बन जाता है। किसी ने 2 शेयर खरीदे, किसी ने 200 शेयर खरीदे, किसी ने 2000 शेयर खरीदे। तो जो लोग थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है ना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर को कहोगे, मेंबर एक्चुअल में है कौन। अगर आप इन्वेस्टर को कहोगे कि भैया जिम्मेदारी लो, इन्वेस्टर कहेगा मैं तो नहीं लूंगा जिम्मेदारी। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप रिलायंस के 10 शेयर्स लीजिए, उसके बाद आप रिलायंस के मेंबर बन जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में डिविडेंड दिए मिलेगा। अगर कंपनी के वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आपको ना साथ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी चलता फिरता आपको थप्पड़ मार जाएगा अगर वो कंपनी से नाराज होगा तो। बुरा मत मानना, देखिए आप कंपनी के ओनर बनने जा रहे हो, अगर कोई कंपनी के प्रोडक्ट से नाराज होगा, कोई कंपनी की सर्विसेज से नाराज होगा, चलता फिरता कोई भी आपके थप्पड़ मार जाएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। या कल को कंपनी को लॉस होगा तो ये जो कंपनी के क्रेडिटर्स है वो आपके घर आके बैठ जाएंगे, आपके सामान को बेचेंगे, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? द आंसर इज नो, राइट। तो इसीलिए क्या कंसेप्ट रखा गया, लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट रखा गया। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स shall be limited, liability of members shall be limited। ठीक है सर, इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आया हमें। अब ध्यान से देखिएगा,
कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कि भैया अगर आपको कंपनी बनाना है तो आप इन तीन में से किसी एक टाइप की कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है जी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। आपको मैं बता दूं, वन पर्सन कंपनी इज आल्सो प्राइवेट कंपनी बट a special kind of private company having only one member। ठीक है। साथ में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ने कहा कि भैया देखिए पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 persons आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 7 persons आर रिक्वायर्ड। अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। ठीक है। वन पर्सन कंपनी में देयर शैल बी ओनली वन नेचुरल पर्सन। वन पर्सन कंपनी में एक नेचुरल पर्सन इकलौता वन पर्सन कंपनी बनाता है, ना एक से ज्यादा मेंबर होते ना एक से कम मेंबर होते। ठीक है। तो वन पर्सन कंपनी इज आल्सो अ प्राइवेट कंपनी बट अ स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ने कहा देखिए कि या तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं या प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं या वन पर्सन कंपनी बना सकते हैं। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 ने क्या कहा? सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो आप कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, चाहे आप पब्लिक बनाओ, चाहे आप प्राइवेट बनाओ, चाहे आप वन पर्सन कंपनी बनाओ, आप ये जो भी कंपनी बनाएंगे, कहता है जी ये कंपनी या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या गारंटी हो सकती है या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। या फिर अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप जो कंपनी बनाने जा रहे हो वो प्राइवेट है, पब्लिक है या वन पर्सन है। मान के चलिए आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि जो पब्लिक कंपनी आप बनाने जा रहे हो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाओगे या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाओगे या कंपनी जो कि अनलिमिटेड होगी। ठीक है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो भैया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाओगे या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाओगे या अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी बनाओगे। इसी तरह वन पर्सन कंपनी बनाना चाहते हो तो भैया या तो आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाओगे या फिर वन पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाओगे या अनलिमिटेड वन पर्सन कंपनी बनाओगे। ठीक है। आ जाइए सर, ये लिमिटेड बाय, अभी तीनों बताता हूँ बाबू। जो ये लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ये क्या होती है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे करके मैं फोल्ड्स खोल रहा हूँ कंपनी लोग के। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो जी इस कंपनी के अंदर बड़ा क्लियर कट होता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी। तो एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हमारे पास कैपिटल क्लोज होता है। उसमें लिखा होता है कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में, जैसे कि क्या लिखा होगा? द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी is, let's say, rupees 1 lakh divided into 10,000 shares
ऑफ ₹10 ईच। तीनों चीज आ गई हमारे पास कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है कंपनी की, 1,00,000 रुपए, जो कि कितने शेयर्स में डिवाइडेड होगी, 10,000 शेयर्स के अंदर। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्लोज भी आ जाता है। लाइबिलिटी क्लोज में क्या लिखा होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स shall be limited। लिमिटेड कहां तक लिमिटेड, टू द अमाउंट not paid by any member for shares taken by him या her। लाइबिलिटी क्लोज का मतलब क्या हुआ कंप्लीमेंटेड बाय शेयर्स के केस में, कि भैया मेंबर कैसे बनेंगे, टू बिकम अ मेंबर one has to buy shares। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसे कंपनी के शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, वन हैज टू बाय शेयर्स, राइट। तो शेयर्स परचेज करेगा तो he has to pay for the shares। for shares he purchased। अब जी मान के चलते हैं उसने कितने रुपए के शेयर्स खरीदे, उसने 1000 शेयर्स खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का था, कितने रुपए के शेयर खरीदे, 10,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे। कहता है उसकी लाइबिलिटी बस ये है, एक बार वो अपने शेयर्स के नाम के पैसे कंपनी को दे देगा, वंस द मेंबर गिव्स मनी, या मैं कहूंगा गिव्स कैपिटल, मतलब मनी, टू द कंपनी फॉर शेयर्स परचेज्ड बाय हिम। एक बार उसने अपने शेयर्स के नाम के पैसे दे दिए कंपनी को, ये 10,000 रुपए, उसके बाद भैया उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, ठीक है। कंपनी कांट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स इवन इफ कंपनी इज इन लॉस। चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो। कहते हैं अगर किसी भी इंसान को ये डर होगा कि भैया फ्यूचर में दोबारा मुझसे पैसे मांगे जा सकते हैं अगर कंपनी लॉस में गई तो कंपनी का मेंबर ही नहीं बनेगा, कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा, कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करेगा, मतलब कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कंपनीज को पैसे नहीं मिलेंगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, राइट। एक बार उसने अपने शेयर्स के नाम के पैसे दे दिए, उसके बाद फिर कंपनी उससे कोई पैसा नहीं मांग सकती, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, कहता है यहां तक, the amount which he shall pay for the shares he has taken from the company, बस यहां तक की लाइबिलिटी।
एक बार इतना पे कर दिया उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, और इसलिए कहते हैं लिमिटेड रिस्क। वो बस अपने इतने पैसे दाव पे लगा रहा है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी फेल हो गई, उसके शेयर्स के रेट जीरो हो जाएंगे। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है उसका? कहते हैं जी नो वैल्यू ऑफ शेयर्स। इससे ज्यादा लॉस तो नहीं हो सकता ना उसका। मैक्सिमम लॉस क्या है, शेयर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो कहते हैं जी मैक्सिमम लॉस कितना है, यही यही उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, और यही इसका मैक्सिमम लॉस है। तो जितना लॉस लेने की हिम्मत है बस उतने रुपए के शेयर्स परचेज करो, चाहे कंपनी के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्जा है, चाहे जितना मर्जी कंपनी लॉस में है, कंपनी या कंपनी के क्रेडिटर्स आपसे पैसा मांगने नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी है, कहता है ये भी ओनली टुवर्ड्स द कंपनी है। इवन द लिमिटेड लायबिलिटी इज ओनली टुवर्ड्स द कंपनी। ओनली टुवर्ड्स कंपनी। सर इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलते हैं जी एक कंपनी है डीजी लिमिटेड। अब जी आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आपने कंपनी से 5 लाख रुपए लेने हैं, और मैंने कंपनी के शेयर्स लिए ले रखे हैं, आई एम शेयर होल्डर। कितने रुपए के, 7 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं मैंने कंपनी से, और ये अमाउंट अभी पेंडिंग है, मुझे देनी है। इसमें से लेट्स से 5 लाख रुपीज जो है वो पेंडिंग है, आई हैव टू पे फॉर द शेयर्स आई हैव टेकन। 7 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे थे, 2 लाख रुपए दिए अभी तक, बाकी 5 लाख रुपए नहीं दिए। अब जी ये क्रेडिटर कंपनी के पास जाता है, भैया मेरे पैसे दो, ओवर ड्यू हो गया। कंपनी कहती है मेरे पास नहीं है पैसे, अभी जब होंगे तब बुलाएंगे आपको। तो क्रेडिटर क्या डायरेक्टली आपके पास आ सकता है कि देखिए जी आप कंपनी के मेंबर हैं और आपने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं जिस पर 5 लाख रुपए आपने कंपनी को देने हैं, मैंने कंपनी से लेने हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे दे दीजिए 5 लाख रुपए। क्या क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर को पैसे देने के लिए बोल सकता है? द आंसर इज नो। लो ने बड़ा क्लियर कट कहा, लो ने कहा कि भैया क्रेडिटर और कंपनी के बीच की बात है, इसके बीच की बात है। लो ने कहा कि भैया इसके अंदर क्रेडिटर शेयर होल्डर के साथ तो इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। ये तो क्रेडिटर और कंपनी के बीच की बात है, कंपनी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर। ठीक है, जो कंपनी का शेयर होल्डर से रिलेशन है उससे बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, इस चीज का बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे शेयर होल्डर ने कंपनी के पैसे देने भी है, तब भी एक क्रेडिटर डायरेक्टली शेयर होल्डर को ये नहीं कह सकता कि भैया आप तो कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी के मेंबर हो, आपने कंपनी के पैसे देने हैं शेयर्स के नाम के और मुझे कंपनी से लेने हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे दे दीजिए। जो ये शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी जो कि लिमिटेड है, कहता है वो भी ओनली टुवर्ड्स कंपनी। ओनली टुवर्ड्स कंपनी। कहता है जी इवन इस लाइबिलिटी के लिए भी उसे किसी और वे में लायबल हेल्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंपनी कह सकते हैं उसे ये पैसा देने के लिए, ओनली टुवर्ड्स कंपनी। क्योंकि
सिर्फ कंपनी के शेयर्स के नाम के पैसे देने हैं उसे, कंपनी के शेयर्स के नाम के, तो सिर्फ कंपनी वो पैसे मांग सकती है और कोई नहीं मांग सकता। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्लियर है। बताइए, ऐसी कंपनी कौन बनाता है? मोटिव क्या होता है ऐसी कंपनी बनाने का? बिजनेस मोटिव है ना, कि जी शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बड़ी कंपनी करेंगे, बड़ी सी फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ा सा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, राइट, बिजनेस मोटिव के लिए। लेकिन अगर आपको नॉन बिजनेस मोटिव के लिए कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, जैसे कि नॉन बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा चैरिटी करनी है, चैरिटी करने की बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन बिजनेस भी नहीं करना, जन सेवा नहीं करनी बट बिजनेस भी नहीं करना। जैसे क्लब्स, क्लब्स कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वो नहीं होते ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन वो बिजनेस भी नहीं करते देखा जाए तो। ठीक है, तो क्यों ना ऐसी कंपनी बनाई जाए जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां शेयर कैपिटल इशू करने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? देखिए, मान के चलते हैं जी 10 दोस्त हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, तो ये 10 लोग मिलकर एक क्लब बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस क्लब। हैप्पी की स्पेलिंग ठीक लिखी क्या मैंने? हैप्पीनेस क्लब एच से लिख देता हूँ, स्क्रीन पे देखते हुए स्पेलिंग्स पे दिमाग नहीं जाता। हाँ जी, हैप्पीनेस क्लब, और इस क्लब का नाम रखना चाहते हैं दीप ज्ञान। कहते हैं इस क्लब में हम आपको जिंदगी का बड़ा गहरा ज्ञान देंगे, दीप ज्ञान, दीप ज्ञान नहीं डीप ज्ञान देंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्लब के केस में जहां कुछ दोस्त मिलकर कुछ नॉन मिलकर क्लब बना रहे हैं, वहां पर क्या आप चाहोगे कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो? जब हम क्लब की बात करते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है कि क्लब में तो हर कोई सेम होना चाहिए, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। शैल बी सेम, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तभी तो क्लब का मजा है। आप सोच के देखिए कि आप क्लब में जा रहे हैं किसी, और आपको कहा जाए अरे आपने तो 10 शेयर ले रखे हैं, आप नीचे टाट पे जाके बैठिए, गंदे से बर्तनों में आपको ड्रिंक्स दी जा रही है, फिर आपके साथ कोई और गया है, ओहो आपने तो 100 शेयर्स ले रखे हैं, आप सोफे पे जाके बैठिए, और उसको अच्छे बर्तनों के अंदर ड्रिंक्स ऑफर की जा रही है। कोई तीसरा आ रहा है, ओहो आपने तो 10,000 शेयर्स ले रखे हैं, आप तो सामने राजगद्दी पे जाके बैठिए, आपके लिए तो हम अप्सराएं भेजेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। कहता है ये चीजें तो बिजनेस यूनिट्स के अंदर चलती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में चलती है, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, वो उतना ज्यादा हक दिखा सकता है, उसके पास उतनी ज्यादा वोटिंग पावर है। लेकिन जब हम क्लब्स की बात करते हैं तो भैया हम तो चाहते हैं सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। मान के चलिए कि स्पोर्ट्स क्लब है, हर मेंबर चाहेगा कि हमारे बच्चे को इक्वल ट्रीट किया जाए। तो जी आपने कहा देखिए शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, नो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, आपस में म्यूचुअली आपने डिसाइड किया
कहता है जब शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है ना तो छोटे बड़े की बात आ जाती है। मेरे पास 10 शेयर है, तेरे पास 2 शेयर है, तो भैया मेरे वोटिंग राइट्स ज्यादा है, तेरे वोटिंग राइट्स कम है, तो मैं बड़ा शेयर होल्डर हूँ, तू छोटा शेयर होल्डर है। फिर कोई ज्यादा शेयर्स होल्ड करके कंपनी को मैनेज करने लग जाता है, तो कहता है जी हम शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सबने इक्वली एग्री किया। इन्होंने कहा चलो एक कंपनी बनाते हैं। किस टाइप की कंपनी? जो हम क्लब है कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, किस टाइप की कंपनी? इन्होंने कहा देखिए जी, अल्टीमेटली क्लब के रिसोर्सेज कौन यूज करने वाला है? हु विल यूज द resources of club? Who will use the facilities of club? कौन यूज करने वाला? कहता है मेंबर्स ऑफ द क्लब। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में सबने मिलके कहा कि चलो भैया इंडोर क्लब है, हैप्पीनेस क्लब है, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए है, तो जी मान के चलते हैं कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है, पूल है, ठीक है। तो लगभग इन सब चीजों में 1 लाख रुपए लग जाएंगे, ये सारा सामान लाने में। तो 10 मेंबर्स हैं, सारे 10,000 रुपीज ईच दे देते हैं, तो 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास इनिशियल कैपिटल। बिल्कुल आ जाएंगे जी। लेकिन जी जगह तो किराए पे लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। क्लब के पास तो इतना पैसा होगा नहीं कि अपनी खुद की जगह ली जा सके, और मंथली एक्सपेंस भी होंगे। अगर आप चाहते हो ट्रेनर वगैरह हो, और क्लीनिंग का एक्सपेंस है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ेगा। तो इन 10 मेंबर्स ने डिसाइड किया देखिए ये तो वन टाइम फीस है, ज्वाइनिंग फीस कहेंगे हम इसे, क्लब ज्वाइनिंग फीस, जो कि वन टाइम है। उसके अलावा 1,000 रुपीज पर मंथ भी रखते हैं। 10 मेंबर्स हैं तो 10,000 रुपये पर मंथ इकट्ठे हो जाएंगे। कहता है जी जो मंथली एक्सपेंस है, जो डे टू डे बेसिस का एक्सपेंस है, रैकरिंग एक्सपेंस जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो 4 एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जी। शेयर इशू करके फंड्स रेज करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में ही पैसे इकट्ठे हो गए। इनिशियल जो ज्वाइनिंग फीस है उसकी वजह से हमारे पास जो इनिशियल एसेट्स चाहिए, फॉर इनिशियल एसेट्स, वो आ गई। और पर मंथ जो हम लोग मेंबरशिप फी लेंगे, कहते हैं जी उस पैसे से खर्चे निकलते रहेंगे। ठीक है। अब जी ध्यान से देखिएगा, पैसे कितने इकट्ठे हो रहे थे हर महीने? 10,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस था वो था लेट से 12,000 रुपीज पर मंथ। तो जी उधार में काम चलता रहता था, आता रहता था, जाते रहते थे, रूटीन घूमता रहता था। 1 साल बाद जब जो हमने बैलेंस शीट बनाई तो हमें पता चला जी एसेट तो कितनी है, मतलब जो ये खर्चे हुए हैं। अभी मैं बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। हमें पता चला जी मेंबरशिप फी तो हमारे पास आई है लेट से कितनी, 10,000 पर मंथ इंटू में 12, कितनी हो गई मेंबरशिप फी? लेट से 1,20,000 रुपये। और एक्सपेंस कितना हुआ? कहता है 12,000 पर मंथ इंटू में 12, तो लॉस हो गया, लॉस लॉस।
कितने का लॉस हो गया? कहता है जी 24,000 रुपए का। अच्छा, जो 24,000 रुपए का लॉस हुआ है, ये इस पैसे से जो बेनिफिट था, किसने यूज किया उस बेनिफिट को? Who used the benefit related to such money? किसने यूज किया? कहता मेंबर्स ने। अब जी जब साल खत्म हो गया और हमने देखा 24,000 रुपए शॉर्ट हो रहे हैं, हमने मेंबर्स को कहा भैया साल के एंड में 2,000 रुपए या 3,000 रुपए पर मेंबर और देने पड़ेंगे। मेंबर्स ने कहा किस नाम के? जब हमने क्लब ज्वाइन किया था तब आपने 10,000 रुपए ले लिए इनिशियल ज्वाइनिंग फीस कह के, हर महीने 1,000 रुपए आप ले रहे हो मेंबरशिप फी कह के। अब साल के एंड में आप कह रहे हो 3,000 रुपए पर मेंबर और दीजिए, किस लिए दें हम? तो आपने कहा देखिए 24,000 रुपए का पूरे साल का एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू, तो ये तो हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, ये तो पैसे देने पड़ेंगे लोगों के। तो मेंबर्स ने कहा हम तो नहीं देते। आप हमें पहले कहते कि 1,500 रुपये महीना लगेगा, हम सोचते कि हमें ज्वाइन करना है नहीं करना। आपने कहा 1,000 रुपये महीना लगेगा, हमने ज्वाइन कर लिया। अब आप कह रहे हो जी 3,000 रुपये और दो एक साथ, हम तो नहीं देते। तो भैया अगली बार क्या हुआ? कहता है जहां पर ये सारी टर्म्स एंड डिटेल्स लिखी हुई थी कि जी ज्वाइनिंग फीस आपको इनिशियली 1,00,000 रुपए 10,000 रुपए देनी पड़ेगी, 1,000 रुपए मेंबरशिप फी देनी पड़ेगी, साथ में एक और टर्म लिख दी कि जी आपको 5,000 रुपए तक की गारंटी लेनी पड़ेगी। गारंटी फॉर अमाउंट अप टू ₹5,000 हर मेंबर को लेनी पड़ेगी जी। किस चीज की गारंटी? कहता है जी इफ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इफ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मतलब जब हम क्लब बंद करेंगे, क्लोजर ऑफ क्लब, द एसेट्स ऑफ क्लब will be insufficient to pay the winding up expense। जब हम बंद करते हैं तो उसमें भी तो एक्सपेंस आता है। एंड टू पे लायबिलिटी। एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कहता है जी क्लब आपसे ये जो गारंटीड अमाउंट है ये कभी भी नहीं मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट कब देना पड़ सकता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हम क्लब बंद करने की सोचेंगे। अगर उस वक्त क्लब के पास जो एसेट्स है वो कम पड़ गई वाइंडिंग अप एक्सपेंस पे करने के लिए, प्लस जो उस वक्त क्लब के ऊपर जो लाइबिलिटी होगी वो पे करने के लिए अगर कम पड़ गई, तो आपसे ये पैसा मांगा जा सकता है, वो भी मैक्सिमम ₹5,000 पर मेंबर, मैक्सिमम इतना। ठीक है? तो जी इस टाइप के जो क्लब को अगर कंपनी फॉर्म में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट क्लियर है? और यहां पर भी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू लाइबिलिटी एंड रिस्क।
is limited to amount of guarantee which can be asked, वो भी only at the time of winding up। बताइए जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। अब जी मान के चलते हैं क्लब हमने स्टार्ट किया था 10 मेंबर से, फिर बढ़ते बढ़ते 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए। अब जी जो जगह हमने किराए पे ले रखी थी छोटी पड़ने लग गई, तो जो करंट मेंबर्स है उन्होंने सजेशन दिया कि यार क्यों ना क्लब की अपनी खुद की बिल्डिंग ले ली जाए। हमने कहा जी बिल्डिंग लेने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मेंबर्स ने बैठ के चीजें डिस्कस करी। मेंबर्स ने कहा चलिए एक काम करते हैं, कहता है यहाँ पर शेयर्स और ऐड कर दीजिए। क्लब लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो जी शेयर्स इशू करके जो फंड्स रेज किए जाएंगे वो क्लब की बिल्डिंग के लिए पैसा यूज किया जाएगा। इसका मतलब शेयर होल्डर्स का हक सिर्फ क्लब की बिल्डिंग के ऊपर होगा। कहता है वो क्लब के ऊपर अपनी प्रायोरिटी नहीं दिखा सकते। वो ये नहीं कह सकते मैंने 4 शेयर ले रखे हैं तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, मैं इस सोफे पे बैठूंगा। क्लब में सारे सेम होंगे क्योंकि सारे मेंबरशिप फी दे रहे हैं, सारे मंथली फी दे रहे हैं, सारे गारंटी क्लोज भी साइन करेंगे, क्लब में सारे सेम होंगे। लेकिन जब बिल्डिंग की बात आएगी, अगर कल को क्लब बंद करना पड़ा, बिल्डिंग बेचकर जो पैसे रिकवर होंगे वो इन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, चाहे वो क्लब के मेंबर है या नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? तो ऐसे जो क्लब है दे मे बी हैविंग शेयर कैपिटल, मे नॉट बी हैविंग शेयर कैपिटल। बताइए कोई डाउट हो तो। अब जी अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, बताइए आकांक्षा, कोई डाउट है? अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अच्छा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये गारंटीड अमाउंट कॉल की जा सकती है मेंबर से, है ना? लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया क्रेडिटर्स डायरेक्टली मेंबर को टच नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स डायरेक्टली मेंबर से पैसा नहीं मांग सकते कि भैया मैं क्रेडिटर हूं और आपने पैसा देना है तो आप डायरेक्टली मुझे दे दीजिए। कहता है क्रेडिटर सिर्फ कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी से पैसे वापस मांग सकते हैं और कंपनी मेंबर से पैसे मांग सकती है। सेम केस यहाँ पर है। कहते हैं जो गारंटीड अमाउंट है कंपनी तो मेंबर से मांग सकती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कि भैया मुझे क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, लेकिन क्रेडिटर डायरेक्टली ये पैसा मेंबर से नहीं मांग सकते। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है और साथ में लाइबिलिटी ओनली टुवर्ड्स द कंपनी, नॉट टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। ठीक है? फिर जी अनलिमिटेड कंपनी। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कहता है जी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो जैसे पार्टनरशिप के केस में होता है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे इस केस में भी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है? सर फिर क्या डिफरेंस है इसमें और पार्टनरशिप में? फिर तो पार्टनरशिप में काम कर लो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि here also the liability is only towards company, not towards the outsider।
कहता मान के चलिए मिस्टर एक्स ने कंपनी से 10 करोड़ रुपए लेने, 20 करोड़ रुपए लेने हैं। कंपनी ये पैसा मेंबर से रिकवर कर सकती है कि भैया मुझे मिस्टर एक्स के 20 करोड़ रुपए देने हैं, लाओ जी पैसा दो। बट मिस्टर एक्स मेंबर्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स के पास क्या ऑप्शन है कि मिस्टर एक्स कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी मेंबर के पास जाएगी। सर क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। अगर डायरेक्टली मिस्टर एक्स को अलाउ कर देते कि आप डायरेक्टली मेंबर से पैसे मांग सकते हैं, तो मिस्टर एक्स गुंडे लेकर मेंबर्स के घर मारा पीटी शुरू, जहां देखते वहीं पर बेइज्जती करते मेंबर्स की कि तूने मुझे मेरे पैसे देने हैं, कंपनी ने तूने मेरे पैसे देने हैं। लेकिन अब मिस्टर एक्स किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर सकते, बल्कि मेंबर उसे कह सकता है कि भैया मेरा तेरा क्या लेना देना है, तूने कंपनी के साथ डील किया था तो तू कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। कंपनी हमसे पैसे मांग सकती है और कंपनी लीगल वे में पैसे मांगेगी, ना कि कंपनी आपकी बेइज्जती करने, पार्टीज खराब करने, बर्थडेज खराब करने आपके घर आएगी। क्या चीज क्लियर है? तो यहाँ जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन ओनली टुवर्ड्स द कंपनी। तो तीनों ही केस में कहता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज ओनली टुवर्ड्स द कंपनी, नॉट टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अब जी जो ये कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी होती है, ये भी मे बी हैविंग शेयर कैपिटल, मे नॉट बी हैविंग शेयर कैपिटल। बताइए जी, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने तरह की कंपनी हो सकती है ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही है, बट अ स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। फिर जी आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इन तीनों में से, वो या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे बी हैविंग शेयर कैपिटल, मे नॉट बी हैविंग शेयर कैपिटल। इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी मे बी हैविंग शेयर कैपिटल, मे नॉट बी हैविंग शेयर कैपिटल। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है जी। हम्म। तो बेटा मेंबर्स कंपनी ने मान के चलिए 20 करोड़ रुपए देनी है, आप उस कंपनी के मेंबर हो, तो कंपनी 20 के 20 करोड़ रुपए आपसे रिकवर कर सकती है, रिकवर करके मिस्टर एक्स को दे देगी। चाहे पर्सनल, हाँ 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 हाँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती है जनरली कौन सी होती है? एक ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर ये नहीं पता कि भैया बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर जो कंपनीज बनाई जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी बनाई जाती है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाएंगे तो कोई भी आपकी कंपनी के साथ डील नहीं करेगा। जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, वहां पर कोई भी कंपनी के साथ डील नहीं करेगा। तो अनलिमिटेड कंपनी उस केस में बनाई जाती है जहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है बिजनेस के फेल होने का। तो भैया जिसके साथ भी आप डील करना चाहते हो वो चाहते हैं कि आप अपनी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रखिए। क्लियर है? बस ये एक सेफ मोड है कि भैया डायरेक्टली आपके घर पे कोई नहीं आ सकता, जो भी आएगा कंपनी के थ्रू आएगा, वो भी लीगल वे में आएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, आगे आइए। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो हट जाता है, कॉर्पोरेट शील्ड हट जाती है।
ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर लायबिलिटी एज पर लॉ अनलिमिटेड हो जाती है। कैसे? मैंने आपको बताया कि जी अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए ऐसी कंपनी में? है ना? अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स। लोगों ने कहा इससे कम मेंबर्स नहीं हो सकते, तो ये स्टैट्यूटरी लिमिट है। ठीक है, किसने कही है स्टैट्यूटरी लिमिट? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ने। ठीक है जी। अगर बाई चांस नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम हो जाए, कैसे? देखिए यहाँ पर ये तो लंबा हो जाएगा, एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कम हो जाए, जैसे कि मेंबर कितने थे? ए और बी, दो मेंबर थे। प्राइवेट कंपनी थी एक, दो मेंबर थे ए और बी। ए के पास 2000 शेयर थे, बी के पास 3000 शेयर थे, पर ए और बी की आपस में बनती नहीं थी। तो ए ने बी को कहा भी मेरे शेयर्स भी तू ही ले ले, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर मेरे शेयर्स भी तू ले ले। जब हमारी आपस में बनती नहीं तो हम दोनों एक कंपनी में क्यों रहे? तो ए ने अपने शेयर्स बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। तो ये अब सारे शेयर्स किसके पास हो गए? इसके बाद सारे शेयर्स बी के पास हो गए, तो बी ओनली मेंबर हो गया। बी कंपनी का इकलौता मेंबर हो गया, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह गए? बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। इसी तरह यहां पर भी पॉसिबल है, प्राइवेट कंपनी में भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाए? मे बी बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब बिलो 7। ठीक है। अब जी ऐसे केस में लो ने क्या कहा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम number of members in private company या public company remains, number of members remain below statutory limit, जो कि पब्लिक कंपनी केस में 7, प्राइवेट कंपनी केस में 2। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है एंड कंपनी कंटिन्यूज बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, पहली चीज तो ये कि भैया जो नंबर ऑफ मेंबर्स है बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट है, उसके बावजूद कंपनी 6 महीने तक बिजनेस करती रही, प्लस एंड दूसरी चीज एग्जिस्टिंग मेंबर्स नो दिस फैक्ट। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स रह गए हैं उनको ये फैक्ट पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट है, उसके बावजूद कंपनी बिजनेस करती रही, वो भी
6 महीने के बाद, जैसे मान के चलिए यहां पर मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, लोगों ने कहा जी हम 6 महीने दे रहे हैं आपको, 6 महीने तक आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कंपनी में डू बिजनेस इन 6 मंथ्स के अंदर, और कोशिश कीजिए कि अपने मेंबर्स को दोबारा इंक्रीज कर ले। इस टाइम पर कंपनी शैल ट्राई टू इंक्रीज मेंबर्स, ठीक है। अगर नहीं कर पाए, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, इफ नॉट पॉसिबल, तो भैया यहां पर बिजनेस मत, 6 महीने के बाद बिजनेस मत कीजिए, कंपनी शैल नॉट कंटिन्यू बिजनेस। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आप स्टैट्यूटरी लिमिट तक इंक्रीज नहीं कर पाए, तो 6 महीने तक तो हम मान के चलेंगे आप कोशिश करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने की, पर 6 महीने में भी अगर आप इंक्रीज नहीं कर पाए, तो भैया फिर बिजनेस मत कीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए। अगर आप यहाँ बिजनेस करते हैं, इफ कंपनी विल कंटिन्यू बिजनेस, और मेंबर्स को पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लाइबिलिटी जो होगी एग्जिस्टिंग मेंबर्स की, will become अनलिमिटेड। कहता है फिर हम मान के चलेंगे आपकी ये कंपनी है ही नहीं, सिंपल एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, एज सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall not be deemed to be the company after 6 months, after such 6 months। कहता जब हमने बता दिया आपको कि कम से कम इतने मेंबर चाहिए कंपनी बनाने के लिए, और अगर आपके उससे भी कम मेंबर रह गए, तो इसका मतलब 6 महीने का हमने टाइम दिया आपको जी, दोबारा से मेंबर इंक्रीज कर लीजिए, नहीं कर पाए, तो भैया मान के चलेंगे आपकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो अब कंपनी ही नहीं है, और कंपनी ही नहीं है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में तो हर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस है कंपनी लॉ में जहां एज पर लॉ मेंबर्स ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स में बिकम अनलिमिटेड। ये जो मैंने प्रोविजन आपको पढ़ाई, ये कौन से सेक्शन के प्रोविजन है? सेक्शन 3A, ठीक है। आपकी बुक में बड़ी छोटी सी लाइन लिखी हुई है ये वाली, there are however some statutory exceptions to the principle of limited liability as the Companies Act 2013, the number of members may become personally liable, the members become personally liable if the membership falls below the prescribed limit, मतलब statutory limit, and business is carried on by the company for more than 6 months। तो छोटी सी लाइन में ये बात कह दी, बट एग्जैक्टली जो प्रोविजंस हैं वो ये है,
और कौन से सेक्शन में है प्रोविजन? सेक्शन 3A में। क्या इसमें कोई डाउट? आपकी बुक में एक लाइन दे रखी है तो मान के चलिए बुक वालों ने तो साफ साफ कह दिया भैया हमने तो पूरा सेक्शन 3 आपको समझा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है खुद से सेक्शन 3 पढ़ो। तो बताइए सेक्शन 3 में किसी तरह का कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी की? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एग्जिस्टेंस फॉरएवर। एग्जिस्टेंस फॉरएवर का क्या मतलब हुआ? कहता है जी आप कंपनी के जो मेंबर बनते हो, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 44, क्या ये सेक्शन याद रहेगा आपको? अभी तक हमने कितने सेक्शन पढ़े हैं? सेक्शन 2 क्लोज 20 पढ़ा है, सेक्शन 3 पढ़ा है, सेक्शन 3A पढ़ा है। सेक्शन 2 क्लोज 20 क्या था? कौन बताने वाला है? डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 में क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी में भी, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी, वन पर्सन, सच कंपनी में भी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। ठीक है, विच कंपनी कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा? लिमिटेशन ऑन एक्सेप्शन टू लिमिटेड लाइबिलिटी कह लीजिए। जहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट हट जाएगा। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर बिलो statutory limit for more than 6 months। ये तीनों सेक्शन याद रहेंगे अगली बार जब भी पूछूंगा। अब मैं सेक्शन 44 की बात कर रहा हूं। नेचर ऑफ शेयर, या डिबेंचर, या एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी। सेक्शन 44 ने कहा कि चाहे हम शेयर्स की बात करें, चाहे हम डिबेंचर्स की बात करें, या किसी भी फॉर्म में किसी भी मेंबर का किसी भी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है, सेक्शन 44 ने कहा ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन 44 ने कहा ये ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर मेंबर चाहे तो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, राइट? अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपके पास रिलायंस के डिबेंचर्स है आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां पर आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, यू आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, आप चाहो तो अपनी मेंबरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। मुझे कुल मिलाकर कहता है ये ट्रांसफरेबल चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन द कंपनी ट्रांसफरेबल है। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, एक कंपनी के अंदर लेट से 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा,
ये क्या है? मेंबर्स। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है? कहता है जी एक तो जीनियस मेंबर्स ने इसे डायरेक्टर बनाया, एक था एक्स, एक था वाई, एक था जेड। ठीक है। कहता है एक एरोप्लेन में बैठकर चारों डायरेक्टर्स गोवा जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए। कहाँ जा रहे थे? गोवा वाले बीच पर। और वहां पर कहता है इन्होंने एक बोट ली और वो बोट डूब गई। डूब गई, ये सारे मर गए। अब कंपनी का क्या होगा? सारे डायरेक्टर्स एक साथ मर गए, बताइए कंपनी का क्या होगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को? तो जो ये बचे हुए मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, कहता है जी ये मिलकर और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। तो क्या कंपनी की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। राइट। तो अगर सारे डायरेक्टर्स एक साथ भी मिल जाएं, मर जाएं, तो जी मेंबर्स नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। अच्छा, ये जो जी भी मर गया, जो कि कंपनी का डायरेक्टर भी था और कंपनी का मेंबर भी था, कहता है इसके जो शेयर्स है, जो भी जी का लीगल हेयर होगा, वारिस होगा, उसके नाम पर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो जो जी का लीगल हेयर है, मान के चलते हैं जी का मेजर सन है एल, कहता है जी की जगह अब कंपनी का मेंबर कौन बन जाएगा? जी की जगह कंपनी का मेंबर बन जाएगा एल। जी की डेथ हो गई, जी के शेयर्स एल को ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो बताइए मेंबरशिप पे कोई असर पड़ा कंपनी की? किसी के मरने से, किसी मेंबर के मरने से मेंबरशिप पे कोई असर पड़ा? कहता है अगर ये सारे मेंबर्स भी मर जाएं एक साथ, तो इनके शेयर्स, इनके लीगल हेयर्स को ट्रांसमिट हो जाएंगे, वो नए मेंबर बन जाएंगे। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कहता है किसी मेंबर के जीने से, किसी मेंबर के मरने से, किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से, किसी डायरेक्टर के जीने से, किसी डायरेक्टर के मरने से, किसी डायरेक्टर के रिटायर होने से, रिमूव होने से, या किसी डायरेक्टर के अपॉइंट होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी करेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एग्जिस्टेंस फॉर एवर। कहता है कंपनी फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी। कंपनी फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी। कहता है मान लिया आप लोगों ने मिलके कंपनी बनाई है, लेकिन आप लोगों ने मिलके तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया है, कंपनी तो लॉ ने बनाई है इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। जब तक आप अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को लॉ में रजिस्टर नहीं करवाएंगे विद आरओसी, तब तक आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी। तो कंपनी कहता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु इज, या क्लोथ बाय लॉ, जिसे कपड़े लॉ ने पहनाए हैं। ठीक है, मतलब हु इज क्रिएटेड बाय लॉ। आपने तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाई है, जब आप अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को लॉ में रजिस्टर करवाएंगे तभी तो कंपनी बनेगी। तो क्रिएटेड बाय लॉ,
कपड़े किसने पहनाए हैं? लॉ ने पहनाए हैं। तो भैया कंपनी को मारने का हक किसे है? कहता है कंपनी शैल सीज टू एग्जिस्ट ओनली बाय लॉ। कंपनी सिर्फ लॉ के थ्रू ही वाइंड अप हो सकती है। कैन बी वाउंड अप ओनली बाय लॉ। किसी के जीने से किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। कहता है जी सारे डायरेक्टर्स गुम, लापता, साथ साथ सारे मेंबर्स भी गुम, लापता, मरे नहीं है, गुम हो गए, किसी को भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हम। अब क्या करें? क्या कंपनी चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। जब तक आरओसी के पास जाकर कंपनी को वाइंड अप करने की रिक्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक एनसीएलटी के पास जाकर कंपनी को वाइंड अप करने की रिक्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आरओसी के रिकॉर्ड्स में आपके एसोसिएशन को एज कंपनी लिखा हुआ है, तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान के चलते हैं जी मिस्टर एक्स मेरे क्लाइंट है और उनकी वाइफ है मिसिज एक्स। दोनों ने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। मेरे पास आए कि जैन साहब हमारे लिए कंपनी क्रिएट कर दीजिए। मैंने कंपनी क्रिएट कर दी, ठीक है। जैसे ही कंपनी क्रिएट करी उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। एग्जिस्टेंस, ठीक है। और इस कंपनी में दो ही मेंबर थे। कौन? एक्स और मिसिज एक्स, मतलब दो ही डायरेक्टर्स थे। कौन? एक्स और मिसिज एक्स। अपने आप को डायरेक्टर भी इन्होंने अपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है जी। कहता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके जस्ट 7 डेज बाद मिस्टर एक्स को गूगल से कॉल आई। गूगल ने कहा आ जाओ भैया यूएसए में आपकी जॉब लग गई है। तो जी मिस्टर एक्स एंड मिसिज एक्स दोनों यूएसए में। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी के नाम से कोई काम नहीं हुआ था, एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं किया था इन्होंने एज डायरेक्टर कंपनी के नाम से, कोई काम नहीं हुआ था। इनको कॉल आई, ये अपना यूएस चले गए परमानेंटली जॉब करने। पिछले 7 साल से वहीं पर है, वापिस आने का भी कोई इरादा नहीं है। तो जी मेरी मेल आईडी गई हुई थी, जब इनकी कंपनी हमने रजिस्टर करवाई मेरी मेल आईडी गई हुई थी। मेरी मेल आईडी पर आरओसी की तरफ से नोटिस आता है कि भैया आपने पिछले 3 सालों से कंपनी के एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करे। मैंने मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स को कहा कि यार आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे कंपनी के। इन्होंने कहा कौन सी कंपनी? मैं कहा जो आपने बनवाई थी 3 साल पहले। इन्होंने कहा भैया हमने तो कंपनी बंद कर दी, हम तो यूएस से आ गए थे 7 दिन बाद ही। मैंने कहा कैसे बंद करी? इन्होंने कहा ऐसे बस कांटा मार लिया मन में, दिमाग में कांटा मार लिया, बाढ़ में जाए कंपनी, हम तो चले यूएस से, तो मतलब कंपनी बंद हो गई। मैं कहा दुकान खोली थी क्या आपने कि जब मन किया शटर उठाया स्टार्ट होगी, जब मन किया शटर गिराया बंद हो गई? अरे भैया पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फॉलो करके आरओसी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाया था एज कंपनी। जब तक आरओसी के रिकॉर्ड्स में आप एज कंपनी एग्जिस्ट करती हो तब तक ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है। चाहे आप इस कंपनी के नाम से कोई काम करो या ना करो, चाहे इंडिया में इसके डायरेक्टर्स, इसके मेंबर्स, इसके प्रमोटर्स ट्रेसेबल है या नहीं है, भैया इंडिया आओ और इसे प्रॉपरली वाइंड अप करो। जो भी आपके 3 साल में आपने कंप्लायंस नहीं किए उसके कंप्लायंस पूरे कीजिए, पेनल्टी पे कीजिए, प्रॉपर वाइंड अप कीजिए, तभी कंपनी बंद मानी जाएगी, उससे पहले कंपनी बंद नहीं मानी जाएगी। जब तक आप इसे प्रॉपरली वाइंड अप नहीं करेंगे एज पर लॉ तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस लॉ की नजरों में बनी रहेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है?
कहता है an incorporated company never dies except when it is wound up as per law. A company being the separate legal person is unaffected by the death or departure of any member and remains the same entity despite total change in the membership. Company's life is determined by the terms of its memorandum of association and articles of association. तो भैया यहाँ पर एक ही लाइन कही गई थी जो प्रोफेसर एलसीबी गोवर थे, उन्होंने क्या कहा था, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी कैन गो फॉर एवर, तो एग्जिस्टेंस फॉर एवर। अगर सारे मेंबर, कहता है हाइड्रोजन बम गिर जाए, सारे मेंबर मर जाए, सारे डायरेक्टर मर जाए, सब डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी लॉ की नजरों में कंपनी की एग्जिस्टेंस खड़ी रहेगी जब तक एज पर लॉ आप उसे वाइंड अप नहीं करवाते। बताइए जी इसमें कोई डाउट हो तो। लिमिटेड लाइबिलिटी में कोई डाउट हो, परपेचुअल सक्सेशन में कोई डाउट हो। क्लियर है यहाँ तक?